ठीक है, चलिए इसको अनपैक करते हैं। आज के इस इन डेप्थ विश्लेषण में हम एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं जो पहली नजर में देखा जाए तो मतलब एक आम बिजनेस ऑपरेशन जैसी लग सकती है। हाँ, यानी शुरुआत में किसी को भी लग सकता है कि ये बस एक और कंपनी का अपडेट है। बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर एक बेहद जटिल अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की कहानी छिपी है। आज का हमारा मुख्य स्रोत कैरिसल लिमिटेड की Q3 और 9 मंथ FY26 की अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि 5 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। सही ना? हाँ, एग्जैक्टली। और हमारी ऑडियंस को ये बताना बहुत जरूरी है कि इस डीप ड्राइव का मुख्य उद्देश्य आखिर है क्या। राइट। हमें ये समझना है कि कैसे एक भारतीय किचन और बाथरूम फिटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगातार बदलते टैरिफ्स और रॉ मटेरियल साइकिल्स के बीच सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहे, बल्कि अपना मार्केट शेयर अग्रेसिवली बढ़ा रही है। सही कहा। आमतौर पर हम सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिर्फ फैक्ट्री फ्लोर पर उत्पादन को बढ़ाना है, लेकिन इस अर्निंग्स कॉल के आंकड़े बताते हैं कि असली मार्जिन फैक्ट्री में नहीं बनता, वो बनता है ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से। अगर हम अपने बैकग्राउंड में एक ग्लोबल ट्रेड मैप की कल्पना करें ना, जहां अलग अलग देशों के बीच सप्लाई चेन्स की लकीरें खींची हुई हैं। हाँ, एक विजुअल मैप जैसा। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आज के दौर में बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। कैरिसल का ये ट्रांसक्रिप्ट इस बात की एक बेहतरीन केस स्टडी है। जब एक कंपनी की आमदनी का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता हो तो उन्हें सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर से नहीं लड़ना होता, उन्हें दो देशों की सरकारों के बीच जो पॉलिसीज बदल रही हैं उनसे भी डील करना पड़ता है। हाँ, और लगातार अपनी सप्लाई चेन को रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। और इसी रिकैलिब्रेशन का सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच हुए बायलैटरल ट्रेड डील के रूप में सामने आया है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनके लिए। चलिए इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा और डिटेल में खोलते हैं। अमेरिका कैरिसिल के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां इंपोर्टेड सिंग्स पर एक भारी टैरिफ लगा हुआ था। एक इंपोर्ट ड्यूटी जो काफी हैवी थी। हाँ, ये बेस टैरिफ लगभग 50% था। 50%। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये एक ऐसी दीवार है जो कॉस्ट कंपेटिटिवनेस को पूरी तरह खत्म कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन इस नए समझौते के बाद ये टैरिफ 50% से घटकर सीधे 18% पर आ गया है। सीधे 32% का ड्रॉप। हाँ, एक ही पॉलिसी शिफ्ट में। और ये कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और मार्जिन एक्सपेंशन के लिए एक मैसिव टेलविंड साबित हो रहा है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस 50% टैरिफ के दौरान कंपनी ने अपना मार्केट शेयर प्रोटेक्ट कैसे किया। वो जानना सच में दिलचस्प है। देखिए, आमतौर पर जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो रिटेल बायर्स सस्ते लोकल ऑल्टरनेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि एंड कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। सही। और रिटेल इकोसिस्टम में एक बार आपका शेल्फ स्पेस छूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबा वक्त लग जाता है। तो इस शेल्फ स्पेस को बचाने के लिए कैरिसल ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक कदम उठाया। उन्होंने अपने खुद के मार्जिन का नुकसान उठाते हुए यूएस ग्राहकों को 15 से 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। ओ, यानी उन्होंने शॉर्ट टर्म पेन लिया ताकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बची रहे। एग्जैक्टली। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और अब जैसे ही ये टैरिफ 18% पर आया है ना, ट्रांसक्रिप्ट में साफ बताया गया है कि कंपनी एक कैलिब्रेटेड रोल बैक कर रही है। कैलिब्रेटेड रोलबैक का मतलब कि वो डिस्काउंट वापस ले रहे हैं। हाँ, जो डिस्काउंट उन्होंने मार्केट शेयर बचाने के लिए दिया था उसे धीरे धीरे वापस लिया जा रहा है, और इसका पूरा फायदा अब सीधे उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स में दिखेगा। और इस डिस्काउंट स्ट्रैटेजी ने रिटेल पार्टनर्स के बीच कितना भरोसा जीता है, इसका असर सीधे उनकी ऑर्डर बुक्स पर दिखला है। मैं पढ़ रही थी। लोज का उदाहरण सबसे बेहतरीन है इसमें। बिल्कुल। यूएस के सबसे बड़े होम इम्प्रूवमेंट रिटेलर्स में से एक लोज ने कैप्सूली को जॉइंट सप्लायर बेस्ट अवार्ड दिया है। और बिजनेस की दुनिया में ऐसे अवार्ड्स सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं होते, इनका ट्रांसलेशन सीधा रेवेन्यू में होता है। सही कहा। लॉज ने फैसला किया है कि वो 2026 में अपने स्टोर्स में कैरिसिल के SKUs यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को दोगुना करने वाले हैं। शेल्फ स्पेस दुगनी होने का मतलब है प्रोडक्ट विजिबिलिटी में भारी इजाफा, और सेल्स वॉल्यूम में भी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डिटेल है ट्रांसक्रिप्ट में। आप EU FTA की बात कर रही हैं? हाँ, यूरोपियन यूनियन, UK, ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का जिक्र है वहाँ। खास तौर पर EU FTA को उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट में द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा है। देखिए, EU FTA वाकई एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लीवर है। यूरोपियन यूनियन 58 देशों का एक समूह है
वहाँ यूनिफाइड मार्केट एक्सेस मिलना किसी भी एक्सपोर्टर के लिए एक गेम चेंजर होता है। और अभी कैरिसेल की रीच वहाँ सिर्फ करीब 20% ही है। इसका मतलब है कि उनके पास मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा हेडरूम बचा हुआ है। जब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको यूरोपियन कंपेटिटर्स के मुकाबले प्राइसिंग पैरिटी देता है, तो आप अपने ब्रांड वैल्यू के दम पर मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। बिल्कुल। एक मजबूत सप्लाई चेन और अनुकूल जियोपॉलिटिक्स का ये कॉम्बिनेशन किसी भी बिजनेस को अलग लेवल पर ले जा सकता है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब मैक्रो फैक्टर्स और इंटरनल एफिशिएंसी एक साथ आते हैं ना, तो उसका असर सीधे नंबर्स में दिखता है। Q3 FY26 के आंकड़े इस बात को साफ साबित करते हैं। चलिए सुनने वालों को कुछ नंबर्स बताते हैं। कंपनी की टोटल इनकम 225.2 करोड़ रुपए रही, जो ईयर ऑन ईयर 8.6% की ग्रोथ है। हाँ, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ से ज्यादा शॉक करने वाली बात उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। उनका ईबिडा मार्जिन देखिए, पिछले साल ये 17.8% था और इस बार एक्सपैंड होकर 19.4% पर आ गया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 21.3 करोड़ रुपए, ये लगभग 70% की ग्रोथ है पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले। 69.7% टू बी प्रिसाइज। टॉप लाइन सिर्फ 8% बढ़ी, लेकिन बॉटम लाइन 70%। और इन सब के साथ ग्रॉस डेट भी 253 करोड़ से घटकर 228 करोड़ हो गया है। डेट रिडक्शन और पीएटी ग्रोथ का ये अजीब कॉम्बिनेशन दिखाता है कि उनका फ्री कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने मैसिव मार्जिन एक्सपेंशन के पीछे सिर्फ सेल्स वॉल्यूम का बढ़ना तो कारण नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। इस मुनाफा बढ़ने के पीछे का असली इंजन रॉ मटेरियल साइकिल्स का अनुकूल होना है। वो MMA केमिकल वाला फैक्टर? हाँ, क्वार्ट्ज सिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग में एक बेहद अहम इंपोर्टेड केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिसे मिथाइल मिथैक्रोलेट या MMA कहते हैं। ये केमिकल असल में करता क्या है? ये MMA वो बाइंडिंग एजेंट है जो क्वार्ट्ज सिंक्स को उनकी मजबूती और वो प्रीमियम फिनिश देता है। अप्रैल के महीने में इस केमिकल की कीमत लगभग $2.02 पर यूनिट थी। और दिसंबर आते आते? दिसंबर तक ये गिरकर $1.50 पर आ गई। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ डिफरेंस है। जब आपके प्राइमरी रॉ मटेरियल की इनपुट कॉस्ट इस लेवल पर गिरती है और आप एंड प्रोडक्ट की कीमत कम नहीं करते, तो वो बचत सीधे आपके ग्रॉस मार्जिन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये मार्जिन एक्सपेंशन सिर्फ सस्ते केमिकल की वजह से नहीं है। इन्होंने अपने ऑपरेशंस में भी कुछ बड़ा बदलाव किया है। सही पकड़ा आपने। उन्होंने अपने सरफेस और फैब्रिकेशन बिजनेस में एक बहुत सॉलिड ऑपरेशनल पिवट किया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है कट लेस मेक मोर स्ट्रैटेजी। ये कट लेस मेक मोर प्रिंसिपल सुनने वालों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण केस स्टडी हो सकती है। फैब्रिकेशन बिजनेस आमतौर पर बहुत वॉल्यूम ड्रिवन होता है। आप बल्क में पत्थर काटकर बेचते हैं, जिसपे मार्जिन काफी लो होता है। तो कैरिसल ने अपनी अप्रोच कैसे बदली? उन्होंने इस लो मार्जिन ऑपरेशन को कम कर दिया और अपना पूरा फोकस हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट कर दिया। अब वो आम पत्थरों की जगह एग्जॉटिक स्टोन्स पर काम कर रहे हैं। एग्जॉटिक स्टोन्स यानी जो प्रीमियम और दुर्लभ सर्फेसेस होते हैं? हाँ, और इसके साथ ही कॉम्प्लिकेटेड लग्जरी आइटम्स जैसे फायर सर्फेसेज और हाई एंड बाथरूम वॉश बेसिन्स बनाने लगे हैं। आम प्रोडक्ट्स में प्राइस वॉर होता है, पर कॉम्प्लिकेटेड प्रीमियम प्रोडक्ट्स में प्राइसिंग पावर कंपनी के हाथ में होती है। सही कहा। और इस शिफ्ट का डायरेक्ट नतीजा ये निकला कि इनके सरफेस बिजनेस का ग्रॉस मार्जिन 35% से बढ़कर सीधे 50% के ऊपर निकल गया। ये अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने का एक लाजवाब तरीका है। जब आप सिर्फ वॉल्यूम के पीछे भागने के बजाय वैल्यू पर फोकस करते हैं, तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है। और अब इस प्रीमियम पोजीशनिंग और डिमांड को हैंडल करने के लिए उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर ध्यान देना जरूरी है, जिसे वो KBS यानी किचन, बाथरूम और सर्फेसेस स्ट्रेटजी कहते हैं। अगर हम सिंक्स के वॉल्यूम मैट्रिक्स देखें, तो Q3 में 1,99,123 क्वाड सिंक्स बिके। बिल्कुल, ये 27% की वृद्धि है। वहीं स्टेनलेस स्टील यानी SS सिंक्स की सेल्स 36,974 यूनिट्स रहीं, जो 23% की ग्रोथ दिखाती है। ये नंबर साफ बताते हैं कि ग्लोबल मार्केट में उनके प्रीमियम सिंक्स की भारी डिमांड है, लेकिन उनका केपेक्स प्लान, मतलब जो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है, वो बहुत नापतोल कर बनाया गया है। हाँ, उस कैपेक्स प्लान में मुझे एक बहुत स्ट्रेटेजिक डिले देखने को मिला। ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है कि क्वाड सिंक की कैपेसिटी में 1 लाख नई यूनिट्स जोड़ने का फैसला लिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे रोके रखा। वो डिले US ट्रेड डील फाइनल होने का इंतजार करने के लिए था। वो देखना चाहते थे कि टैरिफ सच में 18% पर आता है या नहीं। और जैसे ही वो पॉलिसी क्लियर हुई, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये एक्सपेंशन अब अप्रैल 2026 में ऑपरेशनल होने जा रहा है।
इसे सच में स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन कहते हैं। इसके साथ ही स्टेनलेस स्टील सिंक की कैपेसिटी को भी 1.8 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख यूनिट्स किया जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी सिर्फ सिंक्स पर नहीं रुक रही है। उनका विजन पूरे किचन इकोसिस्टम को डोमिनेट करने का है। वो बिल्ट इन अप्लायंसेस सेगमेंट में बहुत एग्रेसिवली एंटर कर रहे हैं। उनके 2 फेजेस हैं ना इसके लिए। हाँ, फेज 1 में 50,000 यूनिट्स का सेटअप लगाया जा रहा है, जिसमें किचन हुड्स और चिमनीज बनाए जाएंगे। और फेज 2 तो सीधा इसका दुगना है, जिसमें 1 लाख यूनिट्स का टारगेट है, हॉब्स, ओवन्स और फूड वेस्ट डिस्पोजर्स के लिए। और जब हम पूरे किचन इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हर किचन में एक नल यानी फॉसेट तो चाहिए ही होता है। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने फॉसेट्स की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख यूनिट्स पर एनम कर दिया है। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात उनकी इनोवेशन है। वो जो लेड फ्री स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत सख्त हैं। लेड फ्री मटेरियल उन स्टैंडर्ड से परफेक्टली मैच करता है। और एक और प्रीमियम फीचर जो इस ट्रांसक्रिप्ट में चमक रहा था वो ये कि इन फॉसेट्स में बिल्ट इन वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की जा रही है। साथ ही प्रीमियम एस्थेटिक्स के लिए पीवीडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। उन्हें नई मशीनरी तक ऑर्डर करनी पड़ गई इसके लिए। ऐसी ही टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और इनोवेशंस ग्लोबल बायर्स को अट्रैक्ट करती हैं। और इस क्वालिटी स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा सबूत ये है कि दुनिया के सबसे बड़े होम फर्नीचर ब्रांड आइकिया के ग्लोबल सिंक बिजनेस का 70 से 80% शेयर कैरेसेल के पास है। जब आइकिया जैसा जायंट आपका डोमिनेंट कस्टमर होता है तो आपके प्लांट में एक मैसिव बेस वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। इससे आपके फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट्स आसानी से कवर हो जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ वॉल्यूम की नहीं है, ब्रांड प्रेस्टीज की भी है। इटली का लग्जरी अप्लायंसेस ब्रांड स्मेग अब इनका नया OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कस्टमर बन गया है। स्मेग जैसा ब्रांड जो अपनी डिजाइन और प्रीमियम पोजीशनिंग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलना सच में ग्लोबल क्वालिटी का अल्टीमेट थप्पा है। बिल्कुल, आइकिया से लंबा वॉल्यूम और स्मेग से ब्रांड पोजीशनिंग, इन दोनों ने मिलकर एक बहुत मजबूत ग्लोबल फुटप्रिंट तैयार किया है। लेकिन अगर हम इस ग्लोबल फुटप्रिंट को थोड़ा गहराई से देखें तो हर मार्केट की अपनी अलग डायनामिक्स हैं। जैसे यूके मार्केट का हाल देखिए, अभी वहाँ थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर है। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में उसे सॉफ्ट बताया गया है, पर कंपनी ने वहाँ हार नहीं मानी बल्कि नीचे सेगमेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। बजाय आक्रामक सेल्स पुश के वो वहाँ DIY यानी डू इट योरसेल्फ कस्टमर्स और लग्जरी यॉट्स के लिए हाईली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मैनचेस्टर के डिजाइन डिस्ट्रिक्ट में एक नया एक्सपीरियंस सेंटर भी ओपन किया जा रहा है। जब डिमांड नरम हो तब ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस करना एक लॉन्ग टर्म विजन दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो वो मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। UAE में तो इनका मॉडल काफी सक्सेसफुल रहा है और अब वही फुटप्रिंट बाकी GCC देशों में फैलाया जा रहा है। जनवरी 2026 में उन्होंने मस्कट में एक सेंटर खोला था। और अब मार्च 2026 में शारजाह हाईवे पर एक मैसिव 3,000 से 4,000 स्क्वायर फीट का शोरूम लॉन्च होने वाला है। अगर हम उनके रेवेन्यू प्रोजेक्शंस को देखें तो UAE का बिजनेस जो हाल ही में 10 करोड़ के आसपास था, वो अभी 20 करोड़ क्रॉस कर रहा है। और अगले साल का टारगेट सीधे 30 करोड़ का है। और इसमें सबसे बड़ा टेकअवे मेरे लिए ये था कि इस 30 करोड़ में से 80% रेवेन्यू सिर्फ अप्लायंस कैटेगरी से आने की उम्मीद है। ये दिखाता है कि नए मार्केट्स में वो अपना क्रॉस सेलिंग और प्रोडक्ट मिक्स को कितनी तेजी से सेट कर रहे हैं। सिंक्स के सहारे एंटर करो और अप्लायंसेस बेचो। तो इस पूरे ग्लोबल फुटप्रिंट के बारे में बात हो गई, लेकिन इस सब का आखिर मतलब क्या है अगर हम इसे भारत के संदर्भ में देखें? इंडिया का जो मास्टर प्लान है वो इन सबसे कहीं ज्यादा अग्रेसिव है। Q3 के आंकड़े बताते हैं कि इंडिया बिजनेस में 30% की ग्रोथ देखी गई है। यहाँ B2B सेगमेंट काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, जहाँ वो कोलर और हाफेले जैसे एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल ब्रांड्स को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। पर असली गेम चेंजर सिर्फ ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट में वो अपनी अप्रोच को पूरी तरह मॉडर्नाइज कर रहे हैं। द ग्रेट इंडिया ड्रीम कंपनी का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। वो अब सिर्फ प्रोजेक्ट सेल्स या B2B पर निर्भर नहीं रहना चाहते। उन्होंने ई-कॉमर्स और D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल पर एक बड़ा फोकस शिफ्ट किया है। अपनी ऑनलाइन टीम का विस्तार किया गया है ताकि डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर्स तक डायरेक्ट अप्रोच बनाई जा सके। और इस आक्रामक शिफ्ट का फाइनल टारगेट जानते हैं सुनने वाले क्या है?
अगले 5 सालों में सिर्फ भारत के अंदर 500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लक्ष्य। किक मैन्युफैक्चरिंग और B2B सप्लाई चेन जायंट का सीधे रिटेल कंज्यूमर से इतना बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करना उनके स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। और इस विजन को पूरी दुनिया और अपनी पार्टनर्स के सामने पेश करने के लिए 4 अप्रैल 2026 को ग्रैंड हायट मुंबई में कैरिसल 2.0 समिट होने वाला है। ये समिट आम डीलर मीट जैसा नहीं होने वाला। ये उनके अगले $100 मिलियन सेल्स को अनलॉक करने का पूरा ब्लूप्रिंट पेश करेगा। कैरिसल 2.0 दरअसल एक पूरा ट्रांजिशन है। एक बेस कंपोनेंट या सिंक मैन्युफैक्चरर से निकलकर इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड किचन हब बनने की जर्नी। क्योंकि जब एक कंज्यूमर अपना किचन डिजाइन करता है तो उसे सिंक, फॉसेट, चिमनी और सर्फेसेस के लिए अलग-अलग ब्रांड्स के पास जाना पड़ता है, जो काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इन सभी एलिमेंट्स को एक ही छत के नीचे लाकर कंपनी अपना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यानी CLV मैक्सिमाइज करना चाहती है। और जब ग्लोबल लेवल पे टेस्ट की गई प्रीमियम क्वालिटी को लोकल D2C नेटवर्क के जरिए डिलीवर किया जाएगा, तभी वो 500 करोड़ का रेवेन्यू लक्ष्य हकीकत में बदल पाएगा। बिल्कुल। इस पूरे इन डेप्थ विश्लेषण को समेटते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगी, ये चर्चा इस बात को पूरी तरह से रेखांकित करती है कि कैसे एक सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिर्फ बॉक्स नहीं बेचती, वो उस पूरे इकोसिस्टम को इंजीनियर कर रही है। सही पॉइंट है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के आंकड़े को समझना, उसका फॉरेन फायदा उठाना, MMA के गिरते दाम से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करना और सबसे बढ़कर वो कटलेस मेक मोर वाली अप्रोच, जिसमें उन्होंने वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस को वैल्यू ड्रिवन बिजनेस में बदल दिया। ये आम बिजनेस प्रिंसिपल्स के लिए एक मास्टर क्लास है कि जियोपॉलिटिक्स और रॉ मटेरियल साइकिल्स का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये सारी स्ट्रैटेजीज और नंबर्स सच में एक काफी मजबूत विकास क्रम को दर्शाते हैं। जब रॉ मटेरियल सस्ते हों, ट्रेड डील्स आपके फेवर में हों और वैल्यू एडिशन काम कर रहा हो तो PAT में 70% की वृद्धि एक लाजवाब अचीवमेंट है। कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हवाएं कंपनी के फेवर में हैं, लेकिन अगर कल को ग्लोबल सप्लाई चेन में फिर से कोई भारी उथल-पुथल होती है जिसका किसी को अंदाजा न हो, अगर ट्रेड पॉलिसीज रातों रात फिर से बदल जाएं और वो प्राइमरी केमिकल MMA उसके दाम आसमान छूने लगें, तो क्या एक ऐसी कंपनी जो इंटीग्रेटेड किचन हब बनने जा रही है, वो लंबे समय तक सिर्फ अपने प्रीमियम वैल्यू एडिशन और कस्टमर रिलेशनशिप्स के दम पर इन जियोपॉलिटिकल झटकों को झेल पाएगी? क्या ये ग्रोथ मॉडल बदलते और अनिश्चित दौर में पूरी तरह से सस्टेनेबल है, या ये सिर्फ एक अनुकूल साइकिल का फायदा है? इस गहरे सवाल का जवाब ही ग्लोबल बिजनेस की असली हकीकत तय करेगा। क्योंकि जब सप्लाई चेन अलग अलग देशों पर निर्भर होती है तो कोई भी मार्जिन मॉडल हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता। अनिश्चितता इस खेल का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने सुनने वालों के सामने अर्निंग्स कॉल्स के उन पहलुओं को उजागर किया होगा जो आमतौर पर बोरिंग आंकड़ों के पीछे छुपे रह जाते हैं। आगे भी जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन इकोनॉमिक्स की ऐसी ही खोजबीन अपने एंड पर जारी रखिए। हम जल्द ही किसी और गहरे विश्लेषण के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा।